नमस्कार दोस्तों, उजाला ऑनलाइन एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। और हमारे जो साइंस टॉपिक चल रही थी उसके हम सीईटी का सिलेबस कर रहे थे। और सीईटी के सिलेबस में जो हमारा जो टॉपिक बचा था लास्ट क्लास के अंदर वो था साबुन और अपमार्जक। तो यहाँ से हम शुरुआत करते हैं हमारा इस टॉपिक से। जो हमारा लास्ट टॉपिक था साबुन व अपमार्जक। देखो, साबुन और अपमार्जक में आपको क्या क्या याद करना है जो सीईटी के पार्ट ऑफ व्यू से आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा, कितनी चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, जैसे साबुन कैसे बनती है। तो साबुन बनती है कि भाई जो उच्च अणुभार वाले कार्बनिक वसीय अम्ल है उसके सोडियम और पोटेशियम है वो लवण होते हैं साबुन। तो सबसे पहले जो साबुन की परिभाषा है उससे प्रश्न है वो 100% आता है। साबुन की परिभाषा से प्रश्न आता है। तो आप कहेंगे सर उच्च अणुभार वाले कार्बनिक वसीय अम्लों। अब ये वसीय अम्ल कौन से है भाई, उच्च अणुभार वाले कौन से वसीय अम्ल है आपको याद रखना। पिछली सीईटी के अंदर ये पूछा गया था, ठीक है। कौन से हैं तो आप कहोगे सर स्टेरिक, दूसरा हो गया पामीटिक, और तीसरा रहेगा ओलिक। कौन सा रहेगा? ओलिक। स्टेरिक, पामीटिक और ओलिक। तो साबुन क्या है? उच्च अणुभार वाले कार्बनिक वसीय अम्लों। वसीय अम्ल कौन से हैं? स्टेरिक, पामीटिक, ओलिक अम्लों के सोडियम व पोटेशियम लवण होते हैं भाई। क्या होते हैं? साबुन सोडियम व पोटेशियम लवण होते हैं। तो आपको प्रश्न पूछा जाएगा कि साबुन है वो किसके सोडियम और पोटेशियम लवण होते हैं। तो आप कहोगे सर उच्च वसीय अम्ल। उच्च वसीय अम्ल कौन से? स्टेरिक, पामीटिक और ओलिक, ठीक है। स्टेरिक, पामीटिक और ओलिक, इन तीनों के ये उच्च वसीय अम्ल है भाई। इन तीनों के सोडियम और पोटेशियम लवण होते हैं वो साबुन कहलाते हैं। ये पिछली बार सीईटी में आया हुआ था भाई प्रश्न, ये पिछली बार सीईटी में आया था, ठीक है। तो ये आप याद रखें। अब देखो साबुनीकरण क्या है भाई। साबुनीकरण क्या है? साबुनीकरण वनस्पति तेल या वसीय अम्लों को, या तो वनस्पति तेल से बनाते हैं भाई साबुन, वनस्पति तेल, या फिर अपन ऊपर नाम लिखा था वसीय अम्ल, वनस्पति तेल या फिर वसीय अम्ल है जो हमने लिखा था स्टेरिक, पामीटिक और ओलिका, ठीक है। वनस्पति तेल या फिर वसीय अम्लों को सोडियम हाइड्रोक्साइड भाई, वनस्पति तेल या वसीय अम्लों को क्या? सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम, आपको पता है कि देसी भाषा में हमने पहले भी पढ़ा था, इसको क्या कहते हैं भाई? कास्टिक सोडा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कास्टिक सोडा भी कहते हैं, या कास्टिक सोडा, या फिर आप ये कह सकते हो कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अपन ने यही तो पढ़ा था पहले कि सोडियम और पोटेशियम के लवण होते हैं। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और एक हो जाएगा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को क्या कहते हैं? कास्टिक पोटास, यही कहते हैं भाई। तो कास्टिक पोटास और कास्टिक सोडा, आप दो शब्द याद रखोगे। एक तो याद रखोगे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और एक रखोगे सोडियम हाइड्रोक्साइड भाई, दो शब्द याद रखोगे। इन दो जो हमने पढ़ा था कि वनस्पति तेल वसीय अम्लों को सोडियम हाइड्रोक्साइड या फिर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन। तो भाई किन का होगा जलीय विलयन? एक तो वनस्पति तेल या फिर उच्च वसीय अम्लों प्लस इनके साथ में सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलाते हैं या फिर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड मिलाते हैं, इनका जलीय विलयन करके साबुन का निर्माण किया जाता है भाई, ठीक है। जलीय विलयन करके साबुन का निर्माण किया जाता है। तो भाई ये तो रही प्रक्रिया। अपने परिभाषा में सबसे पहले लिखा था कि जो साबुन है वो क्या है? उच्च वसीय अम्लों के स्टेरिक, पामीटिक, ओलिक अम्लों के सोडियम और पोटेशियम लवण होते हैं। तब आपने साबुनीकरण की प्रक्रिया में पढ़ा कि जो सोडियम और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड मिलाते हैं तो वो इन्हीं के लवण इसी कारण तो बनते हैं, ठीक है, क्योंकि इनमें जो कास्टिक सोडा और कास्टिक पोटास है वो मिलाते हैं। तो ये रही। देखो साबुन की जो प्रक्रिया के अंदर साथ में कौन सा उत्पाद मुक्त होता है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखोगे आप, ग्लिसरॉल। कौन सा उत्पाद मुक्त होता है? ग्लिसरॉल है वो अपने जो साबुनीकरण की प्रक्रिया में साबुन के साथ में सह उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। याद रखोगे ग्लिसरॉल पूछा जाता है भाई, काफ़ी बार पूछा जाता है, ठीक है। अब देखो
तो अपन ने अभी तक क्या बात की, वसा प्लस वसा या फिर वसीय अम्ल। वसा वनस्पति तेल क्या एक तरह की वसा है, वसा या फिर वसीय अम्ल, ये लोग इनको किसके साथ में मिलाते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड या फिर आप कह सकते हो कि KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ में मिलाते हैं, तब क्या प्राप्त होता है भाई, साबुन प्लस ग्लिसरॉल, यही प्राप्त होता है। ये इसी की हमने बात की थी। तो जब इनको मिलाते हैं तब क्या प्राप्त होता है, साबुन प्लस ग्लिसरॉल। ठीक है, तो अब ये कौन सी वसा हो जाएगी, C15H31 या COOH। ये स्टेरिक, पामिटिक और ओलिक, इनका सूत्र है वो इसी तरह का होता है भाई। ये उच्च वसीय अम्ल है ना, वो इसी तरह की होती है। ठीक है, या फिर ये कहें या फिर ये कहें, दोनों प्रकार की होती है ये। और इससे आगे ये सीरीज चलती रहती है भाई, 19 वाला भी आता है, ये भी उच्च वसीय अम्लों के अंतर्गत आता है। तो आपको याद क्या रखना है, आपको याद रखना है कि वसा अम्लों के साथ में क्या मिलाते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलाते हैं भाई। ये क्या होता है, एक प्रकार का सार है, या फिर आप कहोगे सर सोडा है। ठीक है, अब इनको मिलाते हैं तब साबुन बनता है। साबुन जो बनता है जैसे बना कि C17H35 और COO के। देखो यहाँ पर H था, यहाँ पर H था, उसकी जगह किसको प्रतिस्थापित कर दिया, K को। अगर ये जैसे ये सार मिलाते तब K को कर देता, और जब भी सोडियम मिलाते तब कौन सा कर देते, Na को भाई, Na को कर देते हैं। ठीक है, सोडियम मिलाते तब ये क्या कर देते, Na को प्रतिस्थापित। अर्थात ये कौन बने भाई, ये बने उच्च वसीय अम्लों के सोडियम और पोटेशियम लवण। अपने परिभाषा लिखी थी साबुन की, उच्च वसीय अम्लों के सोडियम और पोटेशियम लवण है। तो जिसके अंदर Na जुड़ जाता है वो सोडियम लवण हो जाता है, जिसके अंदर K जुड़ गया वो हो जाएगा पोटेशियम लवण हो जाएगा। तीसरा बचा अपने भाई ग्लिसरॉल। कौन सा, ग्लिसरॉल। देखो जो सोडियम है, सोडियम जिसमें जुड़ा है वो कौन सी साबुन है भाई, वो कठोर साबुन है। कौन सी साबुन है, इसको कौन सी साबुन कहते हैं भाई, इसको कठोर साबुन भी कहते हैं। सोडियम के जो लवण होते हैं उसको कठोर साबुन कहते हैं, और पोटेशियम के जो लवण होते हैं उसको मृदु साबुन भी कहते हैं। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रखोगे कि जिस वसीय अम्लों के साथ में पोटेशियम जुड़ता है वो साबुन बनती है, वो मृदु साबुन बनती है। जिस वसीय अम्लों के साथ में सोडियम जुड़ता है वो साबुन बनती है, वो कठोर साबुन बनती है। तो आप मृदु साबुन और कठोर साबुन भी याद रखोगे। प्रश्न आता है कि मृदु साबुन है वो किस का लवण होता है भाई, तो मृदु साबुन है वो सोडियम के, मृदु साबुन है वो पोटेशियम के जो है वो उच्च वसीय अम्लों के लवण होते हैं, और कठोर साबुन है वो सोडियम के लवण होते हैं भाई। ये दोनों चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक है, अब देखो ग्लिसरॉल आता है, तो भाई ग्लिसरॉल का भी कभी कभी है वो जो श्रृंखला है वो कभी कभी पूछ ली जाती है। तो कौन सी हो जाएगी, CH2OH, फिर CHOH, फिर CH2OH। ये रहती है भाई ग्लिसरॉल की श्रृंखला। ठीक है, ये रहती है ग्लिसरॉल की श्रृंखला। इसको हम ग्लिसरॉल को ये भी कह सकते हैं भाई। देखिए ये हमने श्रृंखला लिखी थी, उसके अंदर कितने कार्बन है, 3 कार्बन है। हाइड्रोजन कितने हैं, तो 8 हाइड्रोजन है भाई। ठीक है, कितने हाइड्रोजन है, 8 हाइड्रोजन है। तो इसको ये भी कह सकते हैं C3H8 और O3। ऑक्सीजन कितने हैं, 3 है। ठीक है, जो अपने जो श्रृंखला लिखी थी, ये इसको इसी रूप में भी कह सकते हैं। ठीक है, C3H8O3 भी कहते हैं ग्लिसरॉल को। तो ये तक बात हुई अपने साबुन के बारे में। देखो कठोर साबुन है, और जो मृदु साबुन है, मृदु साबुन तो पोटेशियम रहेगी, कठोर साबुन सोडियम रहेगी। मृदु साबुन का उपयोग कहाँ करते हैं भाई, मृदु साबुन का उपयोग करते हैं अपने जो शेविंग क्रीम आती है, शेविंग क्रीम उसमें करते हैं। शैम्पू आता है, शैम्पू के अंदर भी पोटेशियम लवण होता है भाई। ठीक है, तो शेविंग क्रीम, शैम्पू या फिर फेस वॉश भी कह सकते हैं हम। फेस वॉश में भी किसका प्रयोग करते हैं, मृदु साबुन का प्रयोग करते हैं भाई। ठीक है, अर्थात पोटेशियम युक्त जो लवण है उसका प्रयोग करते हैं। फेस वॉश, शेविंग क्रीम और शैम्पू, इनमें प्रयोग किया जाता है। ठीक है, देखो अब कुछ फैक्ट है जो आपको याद रखने हैं। जैसे कुछ फैक्ट आपको याद रखने हैं, कौन से, कि जो साबुन है वह कठोर जल में काम नहीं करता है। ठीक है, तो आप कहोगे साबुन कठोर जल में कार्य नहीं करता है। ठीक है, एक तो आप ये याद रखोगे भाई, जितनी लाइनें मैं लिखा रहा हूँ सभी के सभी एक पर्सन होते हैं। ठीक है, सभी के सभी अच्छे से फैक्ट है, सीधे आते हैं भाई प्रश्न। साबुन कठोर जल में कार्य नहीं करता है, क्योंकि भाई कठोर जल में कार्य क्यों नहीं करता है साबुन, क्योंकि ये पूछा जाता है। ठीक है, क्योंकि कठोर जल में क्या होता है भाई, कठोर जल में होता है एक तो कैल्शियम व मैग्नीशियम। ठीक है, कठोर जल के अंदर कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के आयन होते हैं, और जब
जब साबुन इसके अंदर हम लगाते हैं कठोर जल में, तब ये कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयन क्या करते हैं, सोडियम को प्रतिस्थापित कर देते हैं। किसको भाई, सोडियम को। साबुन तो सोडियम के लवण होते हैं, तो सोडियम को ये प्रतिस्थापित करके क्या बन जाते हैं, उच्च वसीय अम्लों के उच्च वसीय अम्लों के कैल्शियम और मैग्नीशियम लवण बन जाते हैं भाई। ये क्या करते हैं, इनको प्रतिस्थापित करके उच्च वसीय अम्लों के कैल्शियम वे मैग्नीशियम लवण बना देते हैं भाई। ठीक है, कैल्शियम एवं मैग्नीशियम लवण बना देते हैं साबुन को। और वो क्या है कि जल में घुलनशील होते हैं। वो क्या होता है भाई, जल में घुलनशील होते हैं। ठीक है, तो जब हम साबुन को खारे अर्थात कठोर जल के अंदर साबुन को हम यूज़ में लेते हैं, तब कठोर जल के अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयन होते हैं। कौन से, कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयन होते हैं कठोर जल के अंदर। तो जो साबुन है, साबुन के अंदर जो सोडियम के जो लवण होते हैं वो क्या होता है, इनको प्रतिस्थापित कर देते हैं। और कौन सा लवण बना लेते हैं, कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण बना लेते हैं, जो क्या है भाई, जल में घुलनशील होता है। क्या होता है, जो जल में घुलनशील हो जाता है। ठीक है, इसके समाधान हेतु हम क्या प्रयोग करते हैं भाई, इसके समाधान हेतु हम अपमार्जक का प्रयोग करते हैं कठोर जल के अंदर। कठोर जल के अंदर क्या किसका प्रयोग करते हैं, अपमार्जक का प्रयोग करते हैं भाई। ठीक है, तो अब हेडिंग डालो अपमार्जक, हेडिंग डालनी है आपको अपमार्जक भाई। ठीक है, अपमार्जक के अंदर आपको क्या क्या याद करना है, अपमार्जक क्या है, पहली बात हो तो वही है उच्च वसा अम्लों के। अपमार्जक क्या है, उच्च वसा अम्लों के अमोनियम, वो तो सोडियम और पोटेशियम लवण थे भाई, और ये अमोनियम वे सल्फोनेट लवण है। ठीक है, अमोनियम वे सल्फोनेट लवण होते हैं भाई। तो दोनों में फ़र्क समझो, साबुन तो होती है उच्च वसीय अम्लों के जो सोडियम और पोटेशियम लवण, जबकि अपमार्जक होता है उच्च वसीय अम्लों के अमोनियम और सल्फोनेट लवण होते हैं भाई। ठीक है, और अपमार्जक का जो जलीय विलयन होता है भाई, अपमार्जक का जलीय विलयन वो उदासीन होता है भाई, प्रश्न आता है। ठीक है, अपमार्जक का जलीय विलयन कैसा होता है भाई, उदासीन होता है। ठीक है, अपमार्जक का जलीय विलयन कैसा होता है, उदासीन होता है भाई, प्रश्न आता है, याद रखना। ठीक है, और जो हम डिटर्जेंट कहते हैं भाई, डिटर्जेंट यही होता है भाई। इसके अंदर क्या होता है, जो लोरिल सल्फ्यूरिक एसिड होता है और को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में अभिक्रिया कराने पर सोडियम लोरिल सल्फेट बनता है भाई, और इसी को डिटर्जेंट कहते हैं। ठीक है, तो ये होता है। अब देखो साबुन काम कैसे करती है भाई, साबुन काम कैसे करती है भाई, साबुन क्या बनाती है, मिसेल बनाती है। ठीक है, मिसेल का निर्माण करते हैं, किसका, मिसेल का निर्माण करते हैं भाई। तो साबुन की जो काम करने की प्रक्रिया है, यहाँ से 1% 100% हमेशा आता है भाई, जूनियर अकाउंटेंट में भी आया था और हर बार आता है क्वेश्चन। तो देखो मिसेल क्या है, तो मिसेल जैसे एक प्रकार की ऐसी जो संरचना होती है। ठीक है, ऐसी एक संरचना होती है, यहाँ पर एक बिंदु होता है, इसको जो कहते हैं COO- होता है ये, और इसको कहते हैं भाई ध्रुवीय भाग। कौन सा भाग कहते हैं, ध्रुवीय भाग कहते हैं। ठीक है, और इसको कहते हैं भाई हाइड्रोकार्बन भाग। देखो मैं आपको बताता हूँ मिसेल किसे कहते हैं। ठीक है, इसको कहते हैं हाइड्रोकार्बन भाग। हाइड्रोकार्बन भाग ये होता है, वो होता है ध्रुवीय भाग भाई। ठीक है, जो हाइड्रोकार्बन भाग होता है वो कैसा होता है भाई, जल विरोधी होता है। कैसा होता है, जल विरोधी भाग होता है। ठीक है, जल विरोधी भाग होता है ये, या फिर हम उसको कह सकते हैं कि जल विरागी। कौन सा भाई, विरागी होती है, जल विरागी पूंछ, इसको पूंछ भी कहते हैं। ठीक है, ये होती है पूंछ और ये होता है शीर्ष, तो इसको जल विरागी पूंछ भी कहते हैं। ये कहाँ पाया जाता है भाई, ये अंदर की तरफ पाया जाता है, अंदर की तरफ, ये अंदर की तरफ पाया जाता है। ठीक है, और अंदर की तरफ पाया जाता है, कौन सा भाग होता है, ये हाइड्रोकार्बन भाग होता है, याद रखना। अर्थात ये होता है, वो हाइड्रोकार्बन भाग का मतलब होता है कि यहाँ ये जो भाग होते हैं वो हाइड्रोकार्बन में विलय होता है। ठीक है, विलय होता है। अब देखो भाई साबुन है वो मिसेल का निर्माण कैसे करती है। जैसे मैं आपको बता दूं कि ये है अपना जो ये है कोई गंदगी का जो है, जैसे कपड़ों पर जो गंदगी जमी रहती है ना, तो ये अब तेल की बूंद वगैरह कोई है। ठीक है, अब इसको निकालने के लिए यहाँ पर जो ये पूंछ है और ये शीर्ष है, इस तरीके से चारों तरफ जब हम साबुन को यूज़ लेते हैं तो चारों तरफ से वो इस तरीके से संरचना बना देते हैं भाई साबुन, उस गंदगी के बार। ठीक है, इस तरह की मिसेल संरचना बना देते हैं साबुन। ठीक है, इस तरह की जो संरचना है वो बना देते हैं। जो शीर्ष भाग है वो तो देखो ऊपर रहता है भाई, ध्रुवीय भाग होता है वो तो इनके ऊपर रहता है। ठीक है, पूंछ होती है वो गंदगी के बाहर रहती है। ठीक है, पूंछ होती है वो गंदगी के बाहर रहती है।
तो जो पूंछ होती है, पूंछ के बारे में हमने कहा था कि भाई कौन सा भाग है, जल विरोधी भाग है। तो जल विरोधी भाग होने का मतलब क्या हुआ कि जो ये तेल वगैरह गंदगी के बूंद है, ये नीचे भाई गंदगी की बूंद जमा है, ठीक है, नीचे। तो जो ये पूंछ वगैरह इसके नज़दीक होती है ना, वो इस पर हमला करती है। और आपको पता है कि पूंछ किसका भाग होता है भाई, हाइड्रोकार्बन का भाग है। मैंने यहाँ पे लिखा कि हाइड्रोकार्बन में विलय है या फिर हाइड्रोकार्बन का भाग है। तो जो तेलीय वगैरह ऐसी कोई बूंदें होती है जो जल में तो अविलय होती है भाई, ठीक है। तेलीय वगैरह ऐसी बूंदें होती है जो क्या है, जो जल में तो अविलय होती है, ठीक है। तेलीय वगैरह ऐसी कोई बूंदें होती है जो जल में तो अविलय होती है, ठीक है भाई। क्या होती है, जल में तो अविलय होती है, लेकिन हाइड्रोकार्बन में विलय होती है। इसलिए ये जो गंदगी है ये किस में विलय हो जाती है भाई, यहाँ पर जो हाइड्रोकार्बन भाग है, पूंछ का जो भाग है, इनके अंदर विलय हो जाती है। विलय होकर के इनके माध्यम से कहाँ तक पहुँच जाती है भाई, शीर्ष तक पहुँच जाती है। कहाँ तक पहुँच जाती है भाई, शीर्ष तक पहुँच जाती है, ठीक है। और शीर्ष के अंदर कौन सा भाग होता है, तो ध्रुवीय भाग होता है। और ध्रुवीय भाग किस में होता है भाई, ध्रुवीय भाग होता है वो तो जल रागी होता है भाई। ध्रुवीय भाग कैसा होता है, जल रागी होता है, ठीक है। अर्थात जल रागी शीर्ष होता है, जल में विलय होता है भाई, जल में विलय होता है, ठीक है। जल रागी होता है, जल में विलय होता है भाई। तो ये कैसा हो गया भाई, ये ऋणावेशित भाग है। कैसा भाग है, यहाँ पर माइनस लिखा हुआ है, आप सभी को समझ आ जाएगा कि ये ऋणावेशित भाग है, ठीक है। और ये कौन सा भाग है, ये धनावेशित भाग है। हाइड्रोकार्बन कैसा होता है भाई, धनावेशित होता है। CO कैसा होता है भाई, ये ऋणावेशित होता है, ठीक है। ये शीर्ष भाग है, हाइड्रोकार्बन पूंछ भाग है। तो ये जहाँ ये जो गंदगी है वो हाइड्रोकार्बन में विलय हो जाती है, ठीक है। और यहाँ से विलय होने के बाद में ये जो शीर्ष भाग है जल रागी, उसमें पहुँच जाती है। और फिर वो जल में मिल करके है वो गंदगी है वो अपने कपड़ों से दूर हट जाती है और बाहर आ जाती है भाई। इसे ही कहते हैं मिसेल निर्माण, ठीक है। तो इस चित्र के अंदर आप ये कह सकते हो कि सर जो ये भाग है, ये भाग होता है वो होता है भाई जल विरोधी हाइड्रोकार्बन पूंछ। कौन सा, जल विरोधी हाइड्रोकार्बन पूंछ वाला भाग होता है। और ये भाग होता है वो होता है भाई जल रागी भाग होता है, ठीक है। ये वाला भाग होता है वो जल रागी होता है, या फिर जल स्नेही कहते हैं इसको, जल स्नेही कहते हैं। ये शीर्ष भाग होता है, ठीक है। ध्रुवीय भाग भी यही होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। और ये जो क्या है भाई, ये चिकनाई के अणु है। क्या है, चिकनाई के अणु है ये। तो ये भाई आपके सामने चित्र रहेगा। तो यहाँ से 100% प्रश्न आता है। आपको क्या याद रखना, आपको इतना रखना है कि भाई जो अंदर की तरफ भाग रहता है वो कौन सा रहता है, हाइड्रोकार्बन रहता है। तो बाहर की तरफ कौन सा रहेगा, ध्रुवीय भाग रहेगा, ठीक है। पहली बात तो यही याद रखनी है आपको। फिर जो ध्रुवीय भाग होता है वो शीर्ष भाग होता है, हाइड्रोकार्बन भाग होता है वो पूंछ भाग होता है, हाइड्रोकार्बन भाग होता है वो जल विरोधी होता है, जल विरागी होता है। हाइड्रोकार्बन में विलय है भाई। ध्रुवीय भाग होता है वो बाहर की तरफ होता है, जल रागी होता है, जल में विलय होता है, ऋणावेशित होता है। हाइड्रोकार्बन भाग है वो धनावेशित होता है भाई, ठीक है। तो इतनी सारी चीज़ें हैं वो आपको इसमें बारे में याद रखनी है भाई, ठीक है। ये होती है भाई मिसेल निर्माण। अब देखो मिसेल निर्माण में क्या है, अधिकांश गंदगी या फिर तेल की चिकनाई है वो जल में अघुलनशील होते हैं, और परंतु हाइड्रोकार्बन में वो घुलनशील होते हैं। इसलिए चिकनाई को चारों तरफ साबुन के अणु हैं वो क्या बना लेते हैं भाई, मिसेल बना लेते हैं, ठीक है। और इसी को कहते हैं मिसेल निर्माण कहते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चिकनाई के अणु होते हैं वो हाइड्रोकार्बन में घुलनशील होते हैं। तो ये जो टॉपिक रहेगा अपना वो था भाई साबुन और अपमार्जक, और मिसेल निर्माण भी अपने इसके अंदर पूछी जाती है, ठीक है। अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो अपने के पिछले वाले टॉपिक से संबंधित या फिर इसी टॉपिक से संबंधित आप कह दो कि हो सकते हैं, ठीक है, और पूछे भी जाते हैं। तो स्टार लगा के कुछ ऐसे मैं कुछ फैक्ट्स लिख रहा हूँ, आप भी इसको लिख लेना। एग्जाम में उसमें से 100% प्रश्न आते हैं कि कठोर जल में लवण है भाई। कठोर जल में कौन से लवण होते हैं, तो मैंने आपको बता दिया कि कैल्शियम व मैग्नीशियम के लवण है वो कठोर जल में पाए जाते हैं भाई। ये प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। फिर दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि जल की स्थायी कठोरता का कारण है, जल की स्थायी कठोरता का कारण पूछा जाता है भाई, ठीक है। तो जल की स्थायी कठोरता का कारण क्या है, तो हम कहेंगे सर कैल्शियम व मैग्नीशियम के क्लोराइड, क्या के क्लोराइड व सल्फेट लवण है। देखो कठोर जल के जो कौन से लवण होते हैं, कैल्शियम और मैग्नीशियम होते हैं, लेकिन कठोर जल की जो स्थायी कठोरता के कारण जो कौन सा होता है वो होता है भाई कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड एवं सल्फेट लवण होते हैं, वो स्थायी कठोरता कारण होता है। देखो CET के अंदर प्रश्न आया था अस्थायी कठोरता। कौन सा प्रश्न आया था, अस्थायी कठोरता। अस्थायी कठोरता का कारण क्या होता है, वो प्रश्न आया था। तो वो CET के अंदर आया था कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट लवण है, बाइकार्बोनेट
लवण, ठीक है। ये आया था भाई सीईटी के अंदर। देखो कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट लवण तो कौन से होते हैं, जल की स्थायी कठोरता के कारण होते हैं। और अस्थायी कठोरता का कारण कौन सा होता है, तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट लवण। कौन से लवण भाई, बाइकार्बोनेट लवण और कैल्शियम क्लोराइड और सल्फेट लवण, ठीक है, दोनों अलग अलग है। स्थायी कठोरता और अपने अस्थायी कठोरता। अस्थायी कठोरता को दूर कैसे करते हैं, जल को उबाल करके, ठीक है। जो जल की अस्थायी कठोरता है उसको उबाल करके उसको दूर कर लेते हैं, ठीक है। तो जल को उबाल करके अस्थायी कठोरता को दूर किया जाता है। उसके बाद में आपको क्या याद रखना है भाई, उसके बाद में आपको याद रखना है किस सोडा से दोनों प्रकार की कठोरता दूर होती है। किस सोडा से दोनों प्रकार की कठोरता दूर होती है भाई, ये प्रश्न आता है, ठीक है। किस सोडा से दोनों प्रकार की कठोरता दूर होती है। अगर इस तरह का प्रश्न आ जाए तो आप क्या आंसर दोगे भाई, सर धावन सोडा। कौन सा सोडा, इसका आंसर रहेगा धावन सोडा। इसको जिसका फॉर्मूला है Na2CO3.10H2O, ठीक है, .10, अर्थात इसको हम क्या कहते हैं भाई, सोडियम कार्बोनेट। क्या कहते हैं, सोडियम कार्बोनेट भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं भाई, सोडियम कार्बोनेट भी कहते हैं, ठीक है। इसको धवन सोडा भी कहते हैं। धवन सोडा से दोनों प्रकार की कठोरता अर्थात स्थायी और अस्थायी कठोरता दूर की जा सकती है। धवन सोडा के अंदर प्रश्न पूछा जाता है कि जल के अणु कितने होते हैं, तो सोडियम कार्बोनेट के अंदर यहाँ पर लिखे हुए हैं 10H2O, तो 10 अणु होते हैं भाई। जल के कितने अणु होते हैं, 10 अणु होते हैं भाई, पूछा जाता है, ठीक है। फॉर्मूला भी पूछा जाता है, याद रखना, सोडियम कार्बोनेट, धोने का सोडा या फिर Na2CO3.10H2O, ये याद रखना आपको। आगे देखो, अगला फैक्ट रहेगा अपना, केतली में पानी उबालने पर, आप सभी को पता है, आप सभी ने घरों में देखा होगा कि केतली में पानी उबालने पर, ठीक है, केतली में पानी उबालने पर उसकी आंतरिक परत पर, ठीक है, केतली में पानी उबालने पर उसकी आंतरिक परत पर क्या हो जाता है भाई, सफ़ेद पदार्थ की एक परत जमा हो जाती है। आप सभी ने देखा होगा भाई कि एक परत जमा हो जाती है, ठीक है, परत जमा हो जाती है। आप सभी ने देखा होगा कि कोई केतली है, केतली में हम क्या करते हैं भाई, केतली के अंदर हम पानी को उबालते हैं, तब उसकी जो आंतरिक परत होती है उस पर जो सफ़ेद दानेदार है वो एक परत जमा हो जाती है भाई। आप सभी ने देखा होगा, वो परत जमा हो जाती है, वो किसकी परत होती है, ये भी प्रश्न आता है भाई, ठीक है। तो कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के कार्बोनेट्स की, ठीक है, कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के कार्बोनेट की, ठीक है, के कार्बोनेट्स की परत होती है भाई, ये भी याद रखना, ठीक है। कैल्शियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट की एक परत होती है, वो केतली में पानी उबालने पर जो सफ़ेद परत जमा होती है वो। उसके बाद में आपको याद रखना भाई, भारी पानी, क्या याद रखना भाई, भारी पानी क्या याद रखोगे, D2O। भारी पानी का सूत्र याद रखोगे D2O की खोज किसने की थी, तो यूरे ने खोज की थी। पहली बात तो यूरे ने खोज की, ठीक है। भारी पानी की खोज किसने की भाई, D2O, यूरे ने। भारी पानी का उपयोग तो वो होता है भाई नाभिकीय रिएक्टर में, नाभिकीय रिएक्टर में भारी पानी का उपयोग किया भाई नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में। किसके रूप में, मंदक के रूप में, ठीक है, नाभिकीय रिएक्टर के मंदक के रूप में भाई। और मैंने आपको बता दिया कि साबुनीकरण की जो सह उत्पाद प्रक्रिया के अंदर है, साबुनीकरण की प्रक्रिया के अंदर सह उत्पाद का रूप में किसका निर्माण होता है, तो वो होता है भाई ग्लिसरॉल का, ठीक है। भारी पानी का सूत्र क्या है, D2O होता है, यूरे ने इसकी खोज की थी और नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में इसका उपयोग करता है भाई, ये भी पूछा जाता है, ठीक है, ये भी फैक्ट है। मैंने आपको बता दिया था मृदु साबुन के बारे में, मृदु साबुन के बारे में मैंने आपको पहले बता दिया था, ठीक है। मृदु साबुन के बारे में मैंने आपको पहले बताया था, मृदु साबुन, ठीक है। मृदु साबुन का उपयोग है वो कहाँ कहाँ होता है, तो मैंने आपको बता दिया था, शेविंग, शैम्पू और फेस वॉश में होता है भाई, ठीक है। शेविंग जो क्रीम होती है उसमें, शैम्पू होता है उसमें, और फेस वॉश होता है उसमें होता है, ठीक है, ये मैंने आपको पहले बता दिया है, ठीक है। और मृदु साबुन होता है वो किसके बने हुए होते हैं, तो इसके अंदर किसका प्रयोग होता है भाई, पोटेशियम का प्रयोग होता है, ठीक है। पोटेशियम के जो लवण होते हैं वो मृदु साबुन होती है, सोडियम के होते हैं वो कठोर साबुन होती है, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। और प्रश्न पूछा जाता है पारदर्शी साबुन, कौन सा, पारदर्शी साबुन, ठीक है। जब पारदर्शी साबुन आपने देखी होगी पियर्स वगैरह की जो आती है,
ठीक है, पारदर्शी साबुन। वो पारदर्शी साबुन बनाने हेतु किसका प्रयोग करते हैं भाई? तो पारदर्शी साबुन बनाने में प्रश्न आता है एथेनॉल का प्रयोग करता है भाई। किसका? एथेनॉल का प्रयोग करता है, शराब का। ठीक है, एथेनॉल का प्रयोग करते हैं भाई। पारदर्शी साबुन बनाना है तो किसका प्रयोग करता है? एथेनॉल का प्रयोग करते हैं भाई। ठीक है, इसके अलावा रोगाणुरोधक, इसके अलावा प्रश्न आता है रोगाणुरोधक। प्रश्न आता है भाई जो साबुन है उनको रोगाणुरोधक गुण प्रदान करते हैं। ठीक है, जैसे वो आती थी डिटॉल और लाइफबॉय आती थी। रोगाणुरोधक साबुन को गुण प्रदान करने हेतु, रोगाणुरोधक गुण प्रदान करने हेतु, ठीक है, गुण प्रदान करने हेतु साबुन में क्या मिलाते हैं भाई? वो मिलाते हैं बाईथियोनॉल। किसको भाई? बाईथियोनॉल। ठीक है, बाईथियोनॉल मिलाते हैं। ये भाई मिलाता है साबुन को रोगाणुरोधी बनाने। बाईथियोनॉल में मिलाते हैं साबुन को रोगाणुरोधी बनाने हेतु, और एथेनॉल मिलाते हैं साबुन को पारदर्शी बनाने हेतु। ठीक है, मृदु साबुन के अंदर पोटेशियम होता है जो शेविंग शैम्पू और फेस वॉश में प्रयोग करते हैं। और साबुन के पतले बुलबुले का रंग होने का कारण क्या भाई? आप लोगों ने देखा होगा कि साबुन के जो बुलबुले हैं उसके जो रंगीन रंगीन रंग का कारण क्या है? तो वो हो जाएगा भाई व्यतिकरण। क्या आ जाएगा? व्यतिकरण। ठीक है, हालांकि ये फिजिक्स का टॉपिक है व्यतिकरण, लेकिन जो साबुन का जो रंग है, बुलबुले का जो विभिन्न रंग दिखाई देते हैं वो किसी कारण दिखाई देते हैं? व्यतिकरण के कारण दिखाई देते हैं। तो रोगाणुरोधक गुण बाईथियोनॉल प्रदान करते हैं। पारदर्शी साबुन में एथेनॉल का प्रयोग करते हैं। मृदु साबुन पोटेशियम की होती है जिसका उपयोग शेविंग शैम्पू फेस वॉश में करते हैं। भारी पानी D2 होता है, उसकी खोज यूरे ने की थी, नाभिकीय रिएक्टर में प्रयोग करते हैं। केतली में पानी उबालने पर जो उसकी आंतरिक परत होती है, सफ़ेद पदार्थ की परत होती है, वो कैल्शियम और मैग्नीशियम कार्बोनेट्स की परत होती है। और धवन सोडा से दोनों प्रकार की कठोरता दूर की जाती है भाई। धवन सोडा को सोडियम कार्बोनेट भी कहते हैं। इसके अंदर 10 अणु जल के होता है भाई, Na2CO3 होता है। ठीक है, कठोर जल में जो लवण होते हैं वो कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण होते हैं भाई। जल की स्थायी कठोरता का कारण होता है कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट लवण होते हैं। अस्थायी कठोरता का कारण होता है कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट लवण होते हैं, वो अस्थायी कठोरता का कारण होते हैं। ठीक है, अस्थायी कठोरता जल को उबाल करके दूर की जाती है भाई, ये भी ध्यान रखना। और ये मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, तो अपना जो साबुन और अपमार्जक टॉपिक है वो अपना कंप्लीट हो चुका है, और मैक्सिमम जो फैक्ट्स थे हमने कंप्लीट कर लिए हैं। इससे बाहर अभी एक भी पर्सन नहीं जाएगा भाई। ठीक है, अब अगली क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे अम्ल, क्षार और लवण भाई। ठीक है।